हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा कल का टॉपिक जो कंसोलिडेशन। तो कल हमने कंसोलिडेशन के बारे में सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन के प्रिंसिपल क्या है, उसके अजम्पशन वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली थी। साथ ही हमने उसका जो वन डायमेंशनल थ्योरी थी वो भी स्टार्ट कर दिया था, ओडोमीटर टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ कंसोलिडेशन, जहाँ से मेनली कंसोलिडेशन की न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ कंसोलिडेशन में हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर आता है वो होता है हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो एंड लॉग ऑफ स्ट्रेस। मतलब कि वॉइड रेशियो और स्ट्रेस का जो लॉग है उसका रेशियो क्या कहलाता है हमारे पास? कंप्रेशन इंडेक्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस रेंज एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉइल्स। मतलब क्या है कि जो ये जो होता है वो हर सॉइल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, और जैसे ही हम कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे सॉइल के अंदर जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है सॉइल लेयर के अंदर वो भी इंक्रीज, उसके चांसेस भी हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, सी सी इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अपॉन लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2। देखो समझने वाली इसमें कोई चीज़ इतनी है नहीं, सिंपल सा है, ये कंप्रेशन इंडेक्स है। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला मेनली याद रखना है जो कि क्वेश्चंस में हमारे पास पूछा जाएगा। अब देखो क्या होता है, जो हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती है उसके अंदर जो कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो दो तरीके से निकाली जाती है। पहली तो होती है वो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए, और दूसरी होती है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए। तो वो क्या होती है देखते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर कंप्रेशन इंडेक्स के लिए हमारे पास नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए हमारे पास दो कंडीशन बनती है। पहली बनती है हमारे पास जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है, और दूसरी बनती है हमारे पास जो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है। तो देखो अब क्या होता है, जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल है उसके लिए सिंपल वैल्यू आपको याद रखनी है, दोनों के लिए सीसी की वैल्यू होती है। अनडिस्टर्ब के लिए 0.009 WL-10, और जो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है उसके लिए सीसी की वैल्यू होती है 0.007 WL-7। अब देखो WL हमारी पास होती है लिक्विड लिमिट, जिसकी हम वैल्यू हमेशा परसेंटेज में ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगला हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास होता है चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है वॉइड रेशियो और स्ट्रेस के बीच में। जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे हमारे पास वॉइड रेशियो की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसमें सिर्फ हमारे पास मेन चीज़ ये फॉर्मूला है, AV इज टू डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार। अगला आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें कि हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है MV इज टू AV अपॉन 1 प्लस E0। E0 जो है हमारे पास ये होता है इनिशियल वॉइड रेशियो, और AV हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पर हम अगर ये कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू उठाकर अगर यहाँ डालें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ सकता है, MV इज इक्वल्स टू डेल E अपॉन 1 प्लस E0, ये आ जाएगा डेल सिग्मा बार। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। तो जैसे ये दोनों क्या है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल समझ लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के पूछ लो, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर बन जाते हैं। तो अगला हमारे पास एक छोटा सा एक पैरामीटर और आता है, वो है कंप्रेशन मॉड्यूलस। तो देखो कंप्रेशन मॉड्यूलस क्या होता है, तो कंप्रेशन मॉड्यूलस होता है EC इक्वल्स टू 1 अपॉन MV। मतलब ये इम्प्रपोर्शनल होता है अपना हमारा जो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का जो कोफिशिएंट है उसके इम्प्रोपोर्शनल होता है एक कंप्रेशन मॉड्यूलस। तो ये हमारे तीन कुछ मेन पैरामीटर्स थे। इसके अगला हमारे पास आता है, तो देखो अब हम देखेंगे टर्जागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंसोलिडेशन के अंदर। तो टर्जागी ने स्टार्टिंग में ही हमें बताया था कि कंसोलिडेशन की थ्योरी के बारे में, कंसोलिडेशन क्या होता है। तो उसके लिए टर्जागी ने कुछ अजम्पशन बनाए हैं जो कि वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए बनाए थे। तो पहला अजम्पशन है हमारे पास, सोइल इज होमोजीनियस एंड फुल्ली सैचुरेटेड। तो देखो होमोजीनियस तो हमारा ये होता है कि हम एक पॉइंट पर खड़े हैं और चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर देखें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें सेम मिलेगी। तो और दूसरा होता है हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड, सॉइल हमारे पास होगी फुल्ली सैचुरेटेड। दूसरा हमारे पास पॉइंट है सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। देखो ये चीज़ तो आप मान लेना कि कभी भी हमारे पास कोई भी सॉइल है तो उसके अंदर हम कोई भी टेस्ट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स और वाटर जो भी है दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन करवा रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी लोड लगा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास वॉल्यूम चेंज आएगा वो इसके पार्टिकल्स या वाटर के वॉल्यूम के चेंज की वजह से नहीं आएगा। जो वाटर डिसिपेट हो जाएगा, जो वाटर इससे
बाहर निकल जाएगा, उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज आएगा और जो पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे उसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम चेंज आएगा। तो जो हमारे पास पार्टिकल्स और जो वाटर है वो हमारे पास यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल है। अगला आता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी वन डायमेंशनल थ्योरी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि टरज़ागी ने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, del u अपॉन del t इज इक्वल्स टू CV del 2u अपॉन del z स्क्वायर। CV तो हमारे पास वॉल्यूम जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, D ये जो U है इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा हमारे पास टरज़ागी ने हमें एक इक्वेशन और दी थी, CV इज इक्वल्स टू 1 प्लस E गामा KZ अपॉन AV गामा W। ये तो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। E हमारे पास है वॉइड रेशियो, KZ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये परमेबिलिटी हो गया, AV कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और गामा W हो गया हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 1 अपॉन MV। क्या MV का फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास AV अपॉन 1 प्लस E। तो अगर यहाँ पर हमारे पास MV हम इसे कर दें तो CV का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CV इज इक्वल्स टू KZ अपॉन MV गामा W। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KZ अपॉन MV गामा W। अब देखो इसे सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, KZ इज इक्वल्स टू मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्वल्स टू CV MV गामा W। इस तरीके से याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये रिलेशंस थे जो कि हमें टरज़ागी ने दिया था। ठीक है, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं टाइम फैक्टर। अब देखो टाइम फैक्टर जो इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, TV इज इक्वल्स टू CV डॉट T अपॉन H स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास जो कंसोलिडेशन जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू है अगर हमारे पास 60% से कम या इक्वल है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, TV इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 U स्क्वायर। और अगर ये जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू हमारे पास 60% से ज़्यादा है तो TV इज इक्वल्स टू 1.78 माइनस 0.993 लॉग 100 माइनस U हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो इसके अंदर इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम U की वैल्यू जो है वो सिर्फ परसेंटेज में रखेंगे और इसके अंदर हम उसे फैक्टर में चेंज कर देंगे। ठीक है, फैक्टर इन द सेंस हम उसे जो है जैसे अगर 90% है तो हम उसे लिखेंगे 0.90। ठीक है, अब सपोज करो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू 50% आती है, कितनी आती है 50%। तो अगर 50% आएगी तो हम ऑब्वियसली ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये 60 से कम है। तो अगर V की वैल्यू 50, अब पाई बाई 4 0.5 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.196। ये आ गई हमारे पास टाइम फैक्टर की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर ये हमारे पास वैल्यू 90% मतलब जैसे 60% के ऊपर आती है तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम सिंपली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास ड्रेनेज पाथ रेशो। ड्रेनेज पाथ रेशो हमारे पास दो टाइप का होता है, डबल ड्रेनेज पाथ रेशो और सिंगल ड्रेनेज पाथ रेशो। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रेनेज पाथ रेशो होता क्या है। देखो हमारे पास कोई भी सॉइल की लेयर होती है तो उस सॉइल की लेयर पे सपोज करो ये हमारे पास कोई सॉइल की लेयर है, इस सॉइल की लेयर पे अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल जो जितनी भी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ जो तय करेगा वो पार्टिकल्स उस लेयर से बाहर निकलने के लिए, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रेनेज पाथ रेशो। ड्रेनेज मतलब वो वाटर वहाँ से पास हो रहा है और पाथ जो रेशो है उसका मतलब जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है अपॉन में उसकी जो हाइट है वो। तो ड्रेनेज पाथ रेशो का फॉर्मूला हमारे पास से क्या हो गया, Z इज इक्वल्स टू स्मॉल z अपॉन H। तो स्मॉल z की वैल्यू क्या हो गई, जो कि पार्टिकल की जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल जिस पोजीशन पे है उससे उसकी डेप्थ, और जो हमारे पास h है वो है उस पार्टिकल की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, उसकी जो उसने वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने जो डिस्टेंस उसने तय करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल्स टू स्मॉल z अपॉन h। तो अब इसके अंदर हम पहला हम देखेंगे डबल ड्रेनेज पाथ रेशो। तो डबल ड्रेनेज पाथ रेशो क्या होता है, सपोज हमारे पास ये कोई क्ले लेयर है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास एक लेयर और है जो कि है सैंड की लेयर और नीचे एक और है सैंड की लेयर।
तो ये हो गया हमारे पास डबल ड्रेनेज पाथ रेशो। अब सपोज करो इसके अंदर अब अगर हमारे पास कोई भी वाटर की ये होगी तो यहाँ होगी या यहाँ कहीं भी होगी, तो वो उसके लिए सबसे छोटा रास्ता तो कौन होगा, क्या कौन सा होगा, ये यहाँ से निकल जाएगी, अगर इधर के पास होगी तो इधर से निकल जाएगी। बट हमें यहाँ क्या करना है, हमें सबसे लंबा रास्ता उसका फाइंड करना है, जो सबसे लंबा रूट होगा उसको इस लेयर से बाहर निकलने के लिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, जब वो सेंटर में होगा। अब इधर से भी जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, उधर से जाएगा तो भी ज़्यादा डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। सपोज करो ये डिस्टेंस हमारे पास है d, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से, d/2, ये भी कितनी होगी d/2। अब अगर हम इसे इस वाले फॉर्मूले में रखकर देखें, z = स्मॉल z अपॉन h, तो ये z कितनी हो गई, z जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है उसकी पार्टिकल को पास करने वाली, तो ये क्या हो गई z = d, और h क्या हो गई, वो जो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा इस लेयर से बाहर निकलने के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी d/2। तो यहाँ पर हम d/2, d से d क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डबल ड्रेनेज पाथ रेशो में हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब ऐसे ही हम सिंगल ड्रेनेज पाथ रेशो में देखेंगे, सिंगल ड्रेनेज पाथ रेशो में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आती। तो देखो सिंगल ड्रेनेज में क्या होगा, हमारे पास एक क्ले लेयर है, उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही सैंड की लेयर होगी, तो इसके अंदर हमारे पास पार्टिकल कहाँ होगा, पार्टिकल हमारे पास एंड पे होगा, अगर उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पे कवर करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी d, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी d। तो z = स्मॉल z अपॉन h, तो ये वाली डिस्टेंस भी d है और ये वाली डिस्टेंस भी d है, तो इसकी ड्रेनेज पाथ रेशो की वैल्यू हो गई 1। तो डबल ड्रेनेज पाथ रेशो के अंदर जो ड्रेनेज की डिस्टेंस होगी मैक्सिमम वो हो जाएगी 2, और जो सिंगल ड्रेनेज है उसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 1। तो आज के यहाँ तक हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो अगले हम कल के लेक्चर में हम सेटलमेंट और उसकी जो सेटलमेंट जो हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेटलमेंट सेकेंडरी सेटलमेंट, तो उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम उनकी फॉर्मूलाज और उनकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस on Instagram, link is in the description. See you in the next video friends. Keep learning, keep supporting. Bye bye.